ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का 18वां दिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे युवा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की करेंगे मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार सामने आई एसआईटी की रिपोर्ट। 70 बार चोरी कैमरे में हुई कैद, अब भी जांच जारी। राम मंदिर मामले में आरोपी टिन्नू यादव से फोन पर बात वाली खबर पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। इन खबरों को बताया अफवाह, कहा झूठ फैलाने वालों पर दर्ज कराएंगे एफआईआर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज पार्टी के सभी विधायकों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। अपने आवास मातोश्री पर उद्धव ने बुलाई है ये बैठक। शाम 7 बजे से होनी है ये बैठक। बिहार फायरिंग मामला, खान सर की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पटना सिविल कोर्ट में होगी सुनवाई। करूर भगदड़ मामले में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट डीएमके की याचिका पर करेगा सुनवाई। याचिका में तमिलनाडु सरकार के मंत्री पर गवाहों को प्रभावित करने का लगाया गया है आरोप। 2020 के दिल्ली हिंसा पीड़ितों को सरकार ही देगी 21 करोड़ रुपए का मुआवजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील। सरकार का तर्क था कि मुआवजा हिंसा करने वालों से वसूला जाना चाहिए, न कि सरकार से। त्रिपुरा में बिजली संकट, प्रीपेड बिजली रिचार्ज भी ठप। गुस्साई जनता ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बड़े हमले की साजिश नाकाम, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पेट्रोल बम से बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे ये आरोपी। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। स्पेन के लिए मिकेल मैरिनो ने अतिरिक्त समय में गोल कर पुर्तगाल को दिखाया बाहर का रास्ता। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा स्पेन का मुकाबला। होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 कमर्शियल जहाजों पर हमला। अमेरिका का दावा, ईरान ने दागी मिसाइलें। दोनों देश की पीस डील पर गहराया संकट। तेहरान के बाद कोम पहुंचा अली खामनेई का पार्थिव शरीर। यहां से पूर्व सुप्रीम लीडर ने धार्मिक शिक्षा की थी हासिल। धार्मिक रस्मों के साथ यहां निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। कीव पर हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार। रूसी रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें, भारी नुकसान का दावा। अंकारा में नेटो बैठक से पहले तेज हो रही जंग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गूंज रहे रामप्रसाद बिस्मिल के तराने। शहबाज सरकार के खिलाफ जेएसी ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक। आज सबसे बड़े मंदिर प्रम्बानन जाएंगे मोदी। बढ़ने वाला है मोबाइल खर्च। 3-4 महीने में 15% तक महंगा होगा रिचार्ज। ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट में दावा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर केंद्र मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। 15-20 दिनों में कानूनी परीक्षण होगा पूरा। 2027 की पहली तिमाही तक समझौता लागू करने की तैयारी। साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही। विपक्ष और सरकार के बीच भी इस मुद्दे पर टकराव तेज हुआ, लेकिन विपक्ष के तमाम विरोध के बाद भी चुनाव आयोग एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत कर चुका है। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण के तहत एसआईआर प्रक्रिया जारी है और अब 16 में से 2 राज्यों मणिपुर और ओडिशा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें लाखों लोगों के नाम कटे हैं।
ओडिशा में विशेष गहन निरीक्षण यानी SIR के बाद मतदाता सूची से 20 लाख से ज्यादा लोगों को हटा दिया गया। 5 जुलाई को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 3.33 करोड़ से घटकर 1.13 करोड़ रह गई। ठीक इसी तरह मणिपुर की ड्राफ्ट मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें 19.34 लाख मतदाता शामिल हैं और मणिपुर में भी लगभग 1,58,000 नामों पर कैंची चली है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद बवाल मच गया है। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। मतदाता सूची के मसौदे पर टिप्पणी करते हुए BJD के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने दावा किया कि 20 लाख नहीं बल्कि 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ माने जाने वाले 20 लाख मतदाताओं के नाम हटाया जाना एक साजिश है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह ये मुद्दा उठाएगी। हालांकि अभी दोनों ही राज्यों की फाइनल वोटर लिस्ट आनी है, लेकिन SIR पर सरकार गिरेगी ये तय है। सेना को अनुभवी जवानों की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार की अग्निवीर योजना इसमें बड़ी रुकावट बन गई है। सेना की तरफ से सरकार से कहा गया है कि बड़ी जंग या सैन्य संघर्ष में अनुभवी जवानों की जरूरत है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अग्निवीर योजना ने सेना की चिंता को बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बड़ी सीख ली है। जंग में अग्निवीरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन सैनिकों ने कई सैन्य अभ्यास और अलग अलग इलाकों में काम किया है, उन्होंने हालात का सामना बेहद प्रभावी तरीके से किया, जिसके बाद सेना को भी अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी अग्निवीरों को लेकर जो नियम है, उसमें सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में नौकरी मिलती है। 75% को 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद रिटायर कर दिया जाता है। सेना की एक चिंता यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की तरफ से बड़ी संख्या में नई टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक हथियारों की खरीद शुरू की है। इन सिस्टम्स को चलाने वाले जवानों को पहले से ज्यादा समय तक विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है, जिससे वे इनका पूरा अनुभव हासिल कर सके। इस बीच खबर सामने आ रही है कि तीनों सेनाओं की तरफ से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें नेवी की तरफ से सबसे ज्यादा अग्निवीरों को नियमित करने की मांग की गई है। नेवी ने 75% अग्निवीरों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से 50% से ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार इस पर जल्दी फैसला नहीं करती है तो अग्निवीरों का जो पहला बैच तैयार हुआ था, उसके 4 साल का कार्यकाल इस साल के आखिर में समाप्त हो जाएगा और उसमें से 75% अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में सरकार को तेजी से फैसला लेना होगा। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में साफ कहा गया है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान उनकी जान चली जाने पर उनके परिवार को सामान्य सैनिकों की तरह पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि जंग में जान गंवाने पर भी आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और ना ही सैन्य सम्मान यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हो गया है। चढ़ावा गड़बड़ी और कथित चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और अब उनकी जगह अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व भारतीय वन सेवायानी IFS अधिकारी कृष्ण मोहन को सौंपी गई। ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंदानंद गिरी ने इस फैसले की जानकारी दी। साथ ही ट्रस्ट ने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य में एक CEO नियुक्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने का फैसला किया। जिम्मेदारी संभालते ही कृष्ण मोहन ने साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता ट्रस्ट के प्रति समाज का भरोसा दोबारा मजबूत करना होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने माना कि प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिनका कुछ लोगों ने फायदा उठाया। अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि राम जन्मभूमि में आने वाले हर दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं के मन में किसी तरह का अविश्वास न रहे और ट्रस्ट की साख फिर से मजबूत हो सके।
अब सवाल है कि आखिर कौन है कृष्ण मोहन। 73 वर्षीय कृष्ण मोहन उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं। वो भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। वर्तमान में वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघ चालक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले साल उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया, जब उन्होंने कामेश्वर चौपाल का स्थान लिया था। प्रशासनिक अनुभव, संगठन में लंबे समय तक काम और अनुशासित कार्यशैली के कारण उन्हें इस चुनौतीपूर्ण समय में ट्रस्ट की कमान सौंपी गयी, जो राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले से जुड़ा है। आरोप लगा कि दान पात्रों से निकाले चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन के दौरान नकदी में गड़बड़ी की गई। मामला बढ़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद 25 जून को FIR दर्ज हुई और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के मुताबिक ये सभी लोग दान पात्रों को तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र तक पहुंचाने और वहां चढ़ावे की गिनती करने वाला टीम का हिस्सा थे। SIT अभी भी पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस विवाद के बाद चंपत राय ने 6 जुलाई को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे ट्रस्ट की अहम बैठक में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों ने चंपत राय के खिलाफ किसी व्यक्तिगत आपराधिक भूमिका की पुष्टि नहीं की है। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी ने भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट का कहना है कि प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने के लिए संगठनात्मक बदलाव जरूरी थे। अब सबसे बड़ी चुनौती कृष्ण मोहन के सामने सिर्फ ट्रस्ट का कामकाज संभालना नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा फिर से जीतना है। चढ़ावे की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, जांच में सहयोग करना, दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे समय में जब राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना, तो ट्रस्ट की हर कार्रवाई पर पूरे देश की नजर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले का कथित तौर पर समर्थन करने वाली एक सोशल मीडिया टिप्पणी अब एक युवक के लिए बड़ी कानूनी मुसीबत बन गई है। केरल पुलिस ने एर्नाकुलम जिले के रहने वाले 26 वर्षीय मोहम्मद सनूप को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी की थी जिसे पुलिस ने राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी इस हमले के समर्थन में माना। खास बात यह है कि आरोपी कुछ समय से सऊदी अरब में काम कर रहा था और जैसे ही वो भारत लौटा, पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सनूप शुक्रवार तड़के सऊदी अरब से केरल के करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था। वहां पहले से पुलिस की टीम मौजूद थी। एयरपोर्ट पर हिरासत में लेने के बाद उसे इडुक्की जिले की मुथोम पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि इसी थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये मामला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए उस भीषण आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में केरल के रहने वाले रामचंद्रन भी शामिल थे। उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर अपने पिता को लेकर एक भावुक पोस्ट साझा की थी, जिसे कई मीडिया संस्थानों ने भी प्रकाशित किया था। इसी पोस्ट के नीचे मोहम्मद सनूप ने कथित तौर पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे पुलिस ने आतंकवादी हमले का समर्थन करने वाली और राष्ट्र विरोधी माना। पुलिस के अनुसार मोहम्मद सनूप ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ये टिप्पणी की थी, क्या मेरे भाइयों ने इस काफिर को इसी तरह मारा? ये अच्छा हुआ, आज नहीं तो कल हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। हम कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। दुनिया के दूसरे देश भारत पर थूकेंगे। पूरी दुनिया समझ जाएगी कि कश्मीर खतरे में है। मेरे भाई भारत में घुस चुके होते, भारतीय मुसलमानों की रक्षा करते और बाकी लोगों का बड़ा पैमाने पर सफाया कर देते। हम लंबे समय से एक पवित्र युग जिहाद का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना हमें मार सकती है, स्लीपर सेल को खत्म कर सकती है, लेकिन हमारे विचार और हमारे मकसद को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। एक दिन हम सभी के पास नारे तकबीर के नारे लगाते हुए पहुंचेंगे। पुलिस का आरोप है कि इसी कथित टिप्पणी को आतंकवादी हमले के समर्थन, हिंसा को बढ़ावा देने और राष्ट्र विरोधी प्रकृति का मानते हुए उसके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और मौजूद सबूतों के आधार पर ही होगा। इस मामले की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई थी। युवा मोर्चा की प्रदेश सचिव अदीना भारती ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के साथ कथित सोशल मीडिया टिप्पणी का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपा गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये टिप्पणी विदेश में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट की गई थी और इसका उद्देश्य आतंकवादी हमले का समर्थन करना था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी नहीं की। पहले पूरे मामले की जांच की गई। पुलिस ने सोशल मीडिया रिकॉर्ड, डिजिटल सबूतों और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच की। ये भी पता लगाया गया कि कथित टिप्पणी किस अकाउंट से पोस्ट हुई थी और उस समय आरोपी कहां मौजूद था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें यूएपीए लगाने के पर्याप्त आधार हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि इस मामले में कार्रवाई यूएपीए के तहत क्यों हुई। तो आमतौर पर सोशल मीडिया पर की गई हर विवादित टिप्पणी पर यूएपीए नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर जांच एजेंसियों को ये लगता है कि किसी पोस्ट या फिर टिप्पणी के जरिए आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया गया है, लोगों को उकसाने की कोशिश की गई है या फिर देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं, तो ऐसे मामलों में यूएपीए की धाराएं लगाई जा सकती हैं। इसी आधार पर पुलिस ने मोहम्मद सनूप के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया। ये कानून देश में आतंकवाद और उससे जुड़ी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत दर्ज मामलों में जांच ज्यादा गंभीर मानी जाती है और जमानत की प्रक्रिया भी सामान्य मामलों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि मोहम्मद सनूप सऊदी अरब में काम कर रहा था, इसलिए वो लंबे समय तक भारत से बाहर था। पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उसे जानकारी मिली कि आरोपी भारत लौट रहा है, करीपुर एयरपोर्ट पर पहले से ही तैयारी कर ली गई। शुक्रवार तड़के उसके विमान के उतरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद आरोपी को मुथोंग की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कथित सोशल मीडिया पोस्ट केवल व्यक्तिगत टिप्पणी थी या फिर इसके पीछे कोई और पहलू भी जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेहद चिंताजनक घटना है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक युवा मलयाली अपने ही राज्य के एक नागरिक की आतंकवादी हमले में हुई हत्या का समर्थन करने जैसी सोच तक कैसे पहुंच गया। उन्होंने इसे सिर्फ एक अकेली घटना मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये सालों से चल रही तुष्टीकरण की राजनीति, कट्टरपंथ और राजनीतिक दोहरेपन का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि केरल को ऐसी राजनीति से बाहर निकलकर विकास और प्रदर्शन आधारित राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए। इस समय मोहम्मद सनूप न्यायिक हिरासत में है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल उस पर केवल आरोप लगाए गए हैं। अदालत में सुनवाई पुलिस द्वारा पेश किए जाने वाले सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ये तय होगा कि आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।